हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आर्की बैक्टीरिया। लास्ट 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ व्यस्तता के कारण, लेकिन आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आर्की बैक्टीरिया से पहले हम लोगों ने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया था, और किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने क्या देखा था कि किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोगों ने उसके जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे, और साथ में ही हम लोगों ने क्या पता लगाया था कि किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। पहला आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। तो आज हम लोग को जो ग्रुप पढ़ना है वो है आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आर्की है, ARCHE, इसका मतलब क्या होता है? तो आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, है ना, प्रिमिटिव या पुराना। ऐसा माना जाता है कि जितने भी आर्की बैक्टीरियंस हैं ये पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले जीव थे। मतलब जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब उस पे जो सबसे पहले जिसने जन्म लिया है, जिस ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले जन्म लिया है, वो कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया थे। इसी वजह से इनको आद्य बैक्टीरिया या प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, यानी यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखिए जनरल कैरेक्टर्स में, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रथम जीव, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया ग्रुप का सबसे आद्य या प्रिमिटिव समूह। अगर हम लोग मॉडर्न बैक्टीरिया को देखें तो मॉडर्न बैक्टीरिया से ये काफी डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से क्या बोला गया कि बैक्टीरिया ग्रुप का सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। बैक्टीरिया ग्रुप का सबसे प्रिमिटिव ग्रुप इसको बोला गया है। नेक्स्ट है, इनकी कोशिकीय संरचना लगभग यू बैक्टीरिया जैसी। मतलब कि इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर, अगर हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर, इनकी कोशिकीय संरचना देखें तो हमें यू बैक्टीरिया यानी कि जो मॉडर्न बैक्टीरिया हैं उनकी कोशिकीय संरचना से ज्यादा भिन्न नहीं लगेगी। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो यू बैक्टीरिया से ज्यादा भिन्न नहीं होती, थोड़ी बहुत भिन्न होती है। लेकिन अगर उपापचय क्रियाओं के आधार पर देखिए फिर से लाइन, इनकी कोशिकीय संरचना लगभग यू बैक्टीरिया जैसी, परंतु उपापचय क्रियाओं के आधार पर भिन्न। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर देखें तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में हम लोग को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग दोनों की सेलुलर स्ट्रक्चर दोनों के एक जैसा है। लेकिन अगर हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर देखें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर जो सेल को जीवित रखने के लिए होती हैं, वो जो उसके बेसिस पर देखें तो उसके बेस पर हम लोग क्या पाएंगे कि यू बैक्टीरिया के अंदर किसी थोड़ा डिफरेंट होता है और आर्की बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट होता है। यानी कि उपापचय क्रियाओं के आधार पर ये यू बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी दे आर डिफरेंट देन यू बैक्टीरिया। ओके, नाउ इज सेल वॉल। तो यहाँ पे सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल को मालूम, मतलब मैंने बताया था ना, कोशिका की सबसे बाहरी लेयर, है ना, जिससे कोशिका क्या होती है? स्तरित या घिरी हुई होती है, या फिर कह सकते हैं कवरिंग ऑफ सेल। तो सेल वॉल जो होती है वो यहाँ पे किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी होगी? प्रोटीन प्लस नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं है। प्रोटीन प्लस नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड किसकी? प्रोटीन प्लस नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड या फिर कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होगी। किसकी बनी होगी? कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होगी। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका कला जिसको आप कहते हैं हिंदी में। तो यहां पे याद रखिएगा, आर्की बैक्टीरिया को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उन सबके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की मिलती है। किसकी मिलती है? लिपोप्रोटीन की मिलती है। लेकिन अगर हम लोग आर्की बैक्टीरिया के अंदर देखें तो इसके अंदर हम लोग को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रांच्ड लिपिड चेन की मिलती है। किसकी मिलती है? ब्रांच्ड लिपिड चेन की मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी है? ब्रांच्ड लिपिड चेन की। ऐसा ही क्यों ब्रांच लिपिड चेन की है? क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में, बहुत ही ज्यादा क्या मतलब कि विषम परिस्थितियां, जैसे बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा गैसियस स्टेट में भी हम लोग को मिल जाते हैं। जैसे मीथेन गैस में हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं, मीथेन गैस की उपस्थिति में सारे जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन ये वहां पर भी पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड में आरआरएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो फॉस्फोरिक एसिड, है ना, या फिर कह सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा है हम लोग का शुगर बेस।
है ना। तीन चीजें, क्या, पहली चीज फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा होता है हम लोगों का शुगर बेस, और तीसरा क्या होता है नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों को मिला के हम लोग को क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए की श्रृंखला यो बैक्टीरिया से भिन्न होती है। अगर हम लोग इसमें आरएनए के सीक्वेंस देखें तो यो बैक्टीरिया से क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स प्रति संवेदना यो बैक्टीरिया से अलग होती है। आपको मालूम है एंटीबायोटिक्स किस लिए काम आती है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स जो है, इनकी जो एंटीबायोटिक्स का जो असर आर्कीबैक्टीरिया पे होगा वो यू बैक्टीरिया से क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, बिल्कुल आर्कीबैक्टीरिया जैसा नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ लोकोमोशन यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी कि ये कहीं पर भी आ जा नहीं सकते। इनके अंदर गति मतलब कि चलने फिरने की जो, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की जो क्या कह सकते हैं, जो पावर होती है वो एब्सेंट होती है, लोकोमोशन एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल टाइप का होगा। रेस्पिरेशन यहाँ पे एनारोबिक टाइप का होगा। रेस्पिरेशन आप लोग याद रखिएगा, एनारोबिक टाइप का होगा। न्यूट्रिशन यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक एंड कीमोट्रॉफिक टाइप का होगा। हेटरोट्रॉफिक में हम लोग जनरली यहाँ पे हम लोगों को पैरासिटिक भी देखने को मिल सकता है, सैप्रोफिटिक भी देखने को मिल सकता है, और सिम्बायोटिक भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मिथोजेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं, मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म पर रह के और उसको भी लाभ पहुंचा रहा है और अपना भी काम कर रहा है। तो न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि जब रसायन की मदद से क्या किया जाए, खाना बनाया जाए। इसमें पिगमेंट नहीं होते हैं। पिगमेंट जब, जैसे हम लोग प्लांट के केस में क्या कहते हैं कि क्लोरोफिल वहां पे प्रेजेंट है तो उसकी मदद से प्लांट अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, जैसे कि हम लोग हेलोफिल्स को देखें तो हेलोफिल्स में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, सॉरी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे दूसरे पिगमेंट की वजह से वहां पे क्या होता है, केमिकल्स का फॉर्मेशन है, तो डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज, अब देखिए आर्कीबैक्टीरिया में तीन टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप है इसके अंदर तीन टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मिथोजेंस, यानी कि जो मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा है हेलोफिल्स मेथोजेंस, जो मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हो, साथ में मार्श एरियाज या फिर मीथेन गैस से भरी हुई एरिया में पाए जाते, दलदली इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं मेथोजेंस। हेलोफिल्स का मतलब यहाँ पे होता है जो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी एरिया में रहते हो, उनको हम लोग कहते थे हेलोफिल्स। एंड थर्मोएसिडोफिल्स, मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा गर्म, जैसे कि गर्म पानी के झरने हिमाचल प्रदेश और कुल्लू मनाली में ये झरने आपको मिलेंगे। तो ये थर्मोएसिडोफिल्स यानी कि बहुत ज्यादा गर्म पानी के जो झरने होते हैं, बहुत खौलते पानी के झरने जिनका टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पर आपको ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अब आपको मेथोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स के बारे में बताना शुरू करूं। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथोजेंस। तो मेथोजेंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेथोजेंस का मतलब होते हैं जो बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग केस में रख देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेथोजेंस कह देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, मेथोजेंस कह देते हैं। ये पाए कहा जाते हैं, सबसे पहली बात ये पाए कहा जाते हैं। तो ये मार्श एरियाज मतलब दलदली इलाकों में मिलते हैं। और CO2 और फ्यूमेरिक एसिड को, क्योंकि आपको मालूम है कि दलदली इलाकों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमेरिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमेरिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शाकाहारी जीवों के प्रथम आमाशय रूमेन में, यानी कि आपको मालूम होगा कि जो इतने भी हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो सब घास फूस खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शाकाहारी ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर 4 आमाशय होते हैं। और 4 आमाशय में जो पहला आमाशय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमेन कह देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रूमेन में एज अ सहजीवी, एज अ सिम्बायोट मतलब
कि सिम्बायोन का मतलब क्या होता है कि जब एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है लेकिन वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, सिर्फ उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है और बदले में भी उसको कुछ देता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उस बदले में उसके लिए भी कुछ कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, ये शाकाहारी जीवों के प्रथम आमाशय रूमेन में सहजीवी या सिम्बायोन्स के रूप में पाए जाते हैं और उनमें सेलुलोज को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा मीथेन में बदल देते हैं। यानी कि वहां पे करते क्या है, ये जो रूमेन में आपको मालूम होगा कि पहले सबसे पहले डाइजेशन का होता है रूमेन में शुरू होता है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं एज अ सिम्बायोन। तो जैसे ही वहां पे घास फूस रिलेटेड मटेरियल आता है तो उनमें क्या पाई जाती है, सेलुलोज पाई जाती है। तो जैसे ही वो आता है तुरंत ही क्या करती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। जितने भी मेथोजेंस होते हैं रूमेन में क्या कर देते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तुरंत ही सेलुलोज को क्या करने लगेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे। आया पॉइंट समझ में? नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेथोजेंस का उपयोग गोबर गैस प्लांट में भी किया जाता है। यानी कि जितने भी मेथोजेंस हैं, मेथोजेंस बैक्टीरिया हैं, इनका यूज गोबर गैस प्लांट में भी किया जाता है। आपको मालूम है कि गोबर में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है नहीं, कि गोबर जो होगा उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होगा, उसमें सेलुलोज की कंटेनिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, बैक्टीरियाज को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और उसी मीथेन का उपयोग फिर मानव यूज के लिए कर लिया जाता है। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस एंड रूमेनोकोकस। जो रोमेन्स में पाया जाता है उनका नाम है रूमेनोकोकस। तो ये 3 बैक्टीरिया हैं। आप मेथोजेंस की एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको थर्मोएसिडोफिल्स के बारे में और हेलोफिल्स के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब क्या होता है कि हेलो का मतलब होता है सॉल्टी और फिली का मतलब होता है लवर। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट में बहुत एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, उनको हम लोग कैसे बैक्टीरिया कह देते हैं, हेलोफिल्स बैक्टीरिया कह देते हैं। देखिएगा, ये अत्यधिक सॉल्टी एरिया में मिलते हैं। यानी कि ये बैक्टीरिया जो मिलते हैं अत्यधिक सॉल्टी एरिया में मिलेंगे, या अत्यधिक सॉल्टी एरिया समुद्रों में हो सकता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लाइन लिख रखी है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम और अदर यूनिवर्सिटी और एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलोफिल्स बैक्टीरिया की कोशिका के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी कि जो हेलोफिल्स की बैक्टीरिया उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इस मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन, कौन सा, बैक्टीरियोरोडोप्सिन मिलता है। कौन सा पिगमेंट मिलता है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन मिलता है। इस पिगमेंट के द्वारा मेम्ब्रेन लाइट को ऑब्जर्व करके डायरेक्ट एटीपी बनाती है। यानी कि इस जो पिगमेंट होता है, तो इस पिगमेंट के द्वारा जो मेम्ब्रेन है ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है और डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन कर लेती है। एटीपी बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आपको मालूम है एटीपी मतलब सेलुलर एनर्जी, एटीपी का मतलब सेलुलर एनर्जी। तो वहां पे एनर्जी क्या कर लेती है, एनर्जी सेल क्या करती है, एनर्जी प्राप्त कर लेती है। नाउ नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स जनरली कहाँ मिलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग में मिलते हैं, गर्म पानी के झरने में। गर्म पानी के झरने आपको इंडिया में हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इत्यादि जगह पे मिल जाएंगे। यहाँ पे होता क्या है कि एकदम खौलता हुआ पानी निकलता है। खौलता हुआ पानी की वजह से क्या होता है कि एकदम यहाँ पे तापमान जो इस पानी का होता है वो 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो ये अत्यधिक गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं। गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, जहां तापमान कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है। जहां आपका तापमान कितना, यानी उस झरने का तापमान कितना होगा, 80 डिग्री सेल्सियस। आप 50 से ज्यादा तो टेम्परेचर महसूस सह तो सकते नहीं, लेकिन वहां का टेम्परेचर कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई भी चीज एकदम बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वहां पर भी ये क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? और जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग एक बैक्टीरिया यूज करते हैं थर्मस एक्वेटिकस। जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम लोग एक बैक्टीरिया यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जब पढ़ेंगे पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बैक्टीरिया का यूज होता है, जिसका नाम है जिसका हम लोग क्या कहते हैं, जिसका नाम है आपका थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस जो होते हैं वो यहीं पे मिलते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग में। तो यहाँ पे क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, थर्मोकोकाई,
थर्मोप्लाज्मा और थर्मो एक्वाटिकस ये जितने 3 बैक्टीरिया के नाम मैंने लिख रखे हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स में। कहाँ कहाँ पे तक पाए जाते हैं? गर्म पानी के झरनों में, जहाँ तापमान कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहाँ पे ये करते क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और एग्जाम्पल मैंने क्या लिख रखा है? थर्मोकोकाई, थर्मोप्लाज्मा और थर्मो एक्वाटिकस। मैंने आपको बताया कि थर्मो एक्वाटिकस का मैं आपको कहाँ पे बताऊंगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, उसको वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यू बैक्टीरिया और किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करके फिर यू बैक्टीरिया के एक हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में और भी डिटेल में जानना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।